भी देखी है, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से ये पत्थरबाजों की वापसी। सेना पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से वही तस्वीरें, पत्थर बरसाते हुए लोग सेना पर। देखिए ईमान साहब, बिल्कुल काफ़ी समय के बाद एक बार फिर हमने देखा है कि जो मुठभेड़ स्थल है वहाँ पर क्लैश इरप्ट हुए हैं। हालांकि कई मुठभेड़ें हुई है पिछले 2 साल से, लेकिन कहीं पर भी ऐसी पत्थरबाजी या क्लैशेस नहीं देखने को मिल रहे थे। आज पुलवामा में जहां करीबन 6 महीने के बाद मुठभेड़ हुई, एक बार फिर वो दृश्य देखने को मिले हैं। हालांकि इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब कंट्रोल कर लिया है कई जगहों पर, क्योंकि ये आउटर कॉर्डन में जो है पत्थरबाजी कर रहे थे। जो आउटर कॉर्डन होता है एनकाउंटर का, लेकिन इनर कॉर्डन में मुठभेड़ जारी रही, उस पर कोई असर नहीं पड़ा इस पत्थरबाजी का और अब तक भी ये मुठभेड़ जारी है। हालांकि सुबह 5 बजे से मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो बताए जा रहे हैं इस में ट्रैप्ड हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन निस्संदेह ही ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक बार फिर ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह से जो क्लैशेस होना है वो एक चिंता का विषय है। जी और बहुत ही विरोधाभास है इन तस्वीरों में खालिद, क्योंकि कल सेना कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है और देखिए किस तरह से सेना को ही निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर घाटी में उन पर फूल बरसाए जाने चाहिए, लेकिन उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी आज देखने को मिली है। हालांकि छुटपुट घटनाएं कुछ दिन पहले शोपियान में भी हुई थी, लेकिन आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से कुछ देर तक ये पत्थरबाजी चली जो एनकाउंटर के इर्द गिर्द, जहाँ CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ऑपरेशन कर रही है। और निस्संदेह ही काफ़ी अरसे के बाद ऐसे दृश्य फिर से देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो ऐसे कई दृश्य हम देख रहे थे। हर मुठभेड़ पे ऐसा दृश्य देखने को मिलता था, लेकिन अब लगभग ये चीज़ें भूल ही चुके थे। सुरक्षा बल भी और आम लोग भी के कहीं पे मुठभेड़ स्थल पे ऐसा कुछ होगा। लेकिन आज एक बार फिर कह सकते हैं कि प्रदर्शनों या पत्थरबाजी की वापसी हुई है। फिर से एक बार जो है लॉ एंड ऑर्डर को भी अब देखकर मुठभेड़ करना होगा सुरक्षा बलों को, जैसा पहले किया जाता था। बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली और सेना का मनोबल गिराने वाली ये तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद ये जानकारी हमें देने के लिए। और ये वक्त होता है जन संवाद अभियान का। आपके सवाल हमारे पास पहुंच गए हैं #AskZee पर, और अब वक्त हो गया आपके सवालों का जवाब देने का। लॉकडाउन में फंस गए, कैसे पहुंचे अपने घर? लॉकडाउन 3 में आपके शहर में क्या खुला, क्या बंद? कोरोना के किस जोन में आता है आपका शहर? लॉकडाउन के बीच कहां दौड़ेगी बस और टैक्सी? लॉकडाउन 3 में बाइक पर पति पत्नी साथ क्यों नहीं बैठ सकते? क्या 3 मई के बाद खुलेगा आपका ऑफिस? क्या 3 मई के बाद आप हेयर कट करवा सकेंगे? लॉकडाउन 3 पर AskZee पर पूछिए अपने सवाल। लॉकडाउन 3 पर हर शंका का संपूर्ण समाधान। जी न्यूज का जनसंवाद अभियान।
लॉकडाउन 3.0 17 मई तक चलेगा और बहुत से सवाल जैसे कि हमने आपके मिले हैं हमारे पास और जो हैशटैग आज़ पर आप अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का पैनल हर रोज की तरह हमारे साथ आज मौजूद है और आज के पैनल में हैं यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पीके अग्रवाल हैं पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी, और डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हमारे साथ हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। राजू का सवाल है, दूसरे राज्य में रह रहे हमारे परिवार के सदस्य को 3 मई के बाद अपनी गाड़ी से घर लौटने की इजाजत क्या होगी? और कई अन्य दर्शकों ने भी इसी से मिलते जुलते सवाल हमसे पूछे हैं। तो पीके अग्रवाल जी, ये किस तरह से घर वापसी हो पाएगी इन लोगों की जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं? वो वास्तव में उन्हें वो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन दरखास्त में पूरा विवरण देना पड़ेगा। अभी तक मेडिकल ग्राउंड पे ये चीज़ अलाउड थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर एक व्यक्ति कोई ग्रीन जोन में जा रहा है तो उसको समस्या नहीं होना चाहिए। ग्रीन जोन में, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है तो वो जा ही सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक जिला अधिकारियों को एक डिटेल गाइडलाइंस इशू करना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल के अलावा भी बहुत से केस हो सकते हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि शहरों पे जितना बोझ कम हो उतना ही अच्छा है। शहरों से अगर लोग गांव जाना चाहते हैं, वहाँ खुली हवा में रहना चाहते हैं, तो शहरों में जो अधिकतर बड़े बड़े शहर हैं वो रेड जोन में आए हुए हैं, तो उनमें भी भार कम होगा। इसके अलावा लोग भी अपने गाँव जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं। तो जो अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से जाना चाहते हैं, अभी पहले ये था कि कम से कम ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन वो तो जो नियम है, जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम के, वो तो शायद रहेंगे ही, लेकिन रेड जोन में जाना अभी भी निषेध है। और अगर आप ऑरेंज जोन में जाते हैं, नारंगी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन है और वहाँ भी रेड जोन है। तो उसमें जो कंटेनमेंट जोन है तो वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है गाड़ियों का जी, और व्यक्तिगत उस पर जाना चाहिए, और जहाँ पे क्योंकि लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो रही हैं नहीं जाने से, तो कुछ करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ग्रीन जोन में तो बहुत क्लियर कट ही है। ठीक है। हमारी अगली दर्शक है शालिनी इलाहाबाद से, वो पूछ रही हैं कई राज्य अपने छात्रों को बसों से वापस बुला रहे हैं, क्या इसमें संक्रमण का खतरा नहीं है? विजय सोनकर शास्त्री। देखिए, संभावनाएं तो इस संदर्भ में तो हैं ही, देखी जा सकती है, पर जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका ध्यान देते हुए, और खासतौर से जो डिस्टेंसिंग वगैरह की बात है, फेस कवर की बात है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां तक अगर इनको लाया भी जा रहा है तो सबसे पहले इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, इनका टेस्ट हो रहा है, और अगर ये नॉर्मल है, इनमें कोई कोरोना पॉजिटिव का कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो इनको फिर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकारें इस संदर्भ में काफी हद तक अब एक्टिव भी हो चुकी हैं, और कई सरकारों ने तो इस पर काम भी किया है। तेलंगाना से झारखंड के लिए कल एक पूरी ट्रेन लाई गई है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ लाया जा रहा है। और मेरी अपेक्षा भी यही है कि अगर जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं वो लोग भी मानसिक रूप से बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहे कि जो भी उन्हें गाइडलाइंस दिया जाएगा वो उसका अनुपालन। जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, ये जितनी ये मूवमेंट हो रही है, जो छात्र जा रहे हैं बसों से या फिर ट्रेनों से जा रहे हैं, जो मजदूर, उनका टेस्ट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल टेस्ट किया जा रहा है, और एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं, और खासतौर से जब उनको बसों में या ट्रेन में के माध्यम से जो भेजा भी जा रहा है, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक जानकारी उनको देनी चाहिए उसको भी दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सेफ है, पर संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के नीमच से नवेश का सवाल है, निजी अस्पताल ने मेडिक्लेम देने से मना कर दिया, क्या मेडिक्लेम इस वक्त किसी काम का नहीं? ये वीडियो सवाल भेजा है, सुन लेते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या मेडिक्लेम इस समय कोई काम का नहीं? क्या कोरोना इमरजेंसी नहीं है? धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा।
जी देखिए, ये तो मेडिक्लेम की जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पर मेरे विचार में ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है और इसमें मेडिक्लेम मिलना चाहिए हर व्यक्ति को जिसने इंश्योरेंस ली हुई है। और अगर कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी में कोई इंश्योरर जो आपका जो इंश्योरेंस देने वाला जो कंपनी है, अगर वो इसमें कोई आनाकानी करती है तो उसको जो है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाना चाहिए। और ये एक समस्या जो है विश्वव्यापी समस्या है, ये अनफोर्सीन समस्या है, कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, इसलिए इनको पूरा हक है कि अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी का क्लेम लें और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। जी, राजेंद्र विश्वकर्मा है, इनका सवाल है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी दुकान 22 मार्च से बंद है, लोन कंपनी मुझे परेशान कर रही है, क्या करूं? अरविंद कुमार जैन जी, क्या कर सकते हैं ये? लोकल पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करें, लोकल अथॉरिटीज को कंप्लेंट करें। इस संबंध में आदेश निर्गत हो चुके हैं, दिल्ली सरकार ने भी कर दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी कर दिए हैं। ऐसी अगर कोई हरकत कर रहा है तो ये दंडनीय अपराध है और इसकी शिकायत लिखित में इनके द्वारा की जानी चाहिए, कंट्रोल रूम को कॉल करके बता दिया जाना चाहिए। जी, ये अगला सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से रमन शर्मा है, वीडियो सवाल है, सुन लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। एक टेस्ट की वजह से हमारे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे को सब्जी लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे को दूध लाने में दिक्कत हो रही है, हमारे को होम क्वारंटाइन किया गया है, जिसकी वजह से लोग समाज हमारे को गलत तरीके से देख रहे हैं। हमारी कई सारी वीडियो इस तरीके से वायरल कर दी गई है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया। हमारे घर में सब स्वस्थ हैं, सब बिल्कुल ठीक है, कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। जब हमारे पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होकर वापस आ गए, एक सवाल है, तो निशान है कि ऐसा हो कैसे सकता है। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, ये परेशानी हो रही है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकल आते हैं तो फिर क्या आपने कोई अपराध कर दिया? ये जो समाज का रवैया है ऐसे लोगों के लिए, ये बदलना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीमांसी आप, ये जो एक स्टिग्मा बनता जा रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है और हमें इसको हर हालत में रोकना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होना कोई अपराध नहीं है, वो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकती है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये कि टाइमलाइन है जो हमारी कोरोना इलनेस की, जो कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, कि ये 5वें दिन पे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, 3 से 5वें दिन पे, और तब अगर टेस्ट कराया जाता है तो मैक्सिमम चांसेज रहते हैं कि ये पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। और उसके बाद जो है ये अगले 5-7 दिन में बीमारी ठीक हो जाती है 80% लोगों में। तो उसके बाद का जो पीरियड है उस अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जो हमारी सरकार की गाइडलाइन यही है कि आपको अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आता है और आपका टेस्ट नेगेटिव है 2 बार 24 घंटे के अंतराल में, तभी आपको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है। ये जिन शख्स की आपने ये शिकायत सुनी, इन्होंने ये भी बहुत ही इलैबोरेट इन्होंने भेजा था अपना ये जो केस है, इनका ये कहना था कि जहां पहले अस्पताल में इन्होंने कराया अपना कोरोना टेस्ट, वहां पर पॉजिटिव निकल आया था, वो गलत थी दरअसल रिपोर्ट। उसके बाद जब दूसरे अस्पताल में गए तो वहां पर कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, वो 2 बार ये टेस्ट किया गया जहां पर नेगेटिव आया। तो अगर अस्पताल से इस तरह की लापरवाही हो रही है तो क्या कहीं शिकायत की जा सकती है? क्योंकि देखिए अब कितना उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है इस सब की वजह से। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि पहले वाला पॉजिटिव टेस्ट गलत था, क्योंकि आप किस स्टेज पे टेस्ट करवाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत पहले करा लिया या आपने बहुत बाद में कराया है तो रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। जैसे ये बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं कि पहला टेस्ट जो था इनका पूरे एप्रोप्रिएट टाइम पे हुआ होगा और दूसरा टेस्ट जब ये ठीक हो गए होंगे तब हुआ होगा। तो ये कहना कि किसी की लापरवाही है बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे ये कहना, और ये कहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये इसकी एक सेंसिटिविटी है टेस्ट की जिसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी करने वाले की लापरवाही है। ये एक टेस्ट जो है पीसीआर, रिवर्स पीसीआर जो है आरटी-पीसीआर, ये 100% नहीं है, लेकिन ये वायरल आरएनए को ये डिटेक्ट करता है। जी नहीं, 100% नहीं, एक्यूरेट तो है, अभी तक तो यही गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें फॉल्स नेगेटिव नहीं आएगा या फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन और इन चीजों के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपने स्वाब किस टाइम पे लिया, प्रॉपरली लिया कि नहीं लिया, ट्रांसपोर्ट ठीक किया कि नहीं किया वायरल मीडियम में, और उसके बाद जो टेस्ट लगा तो वो किन कंडीशंस में लगा। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं टेस्ट रिपोर्ट के टेस्टिंग करते टाइम पे। टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी स्केर्स जी, अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से निमिषा नारायण है, ये पूछ रही हैं, एक निजी संस्थान में टीचर हूं, हमारा मैनेजमेंट हमें लॉकडाउन के बावजूद जबरन काम पर बुला रहा है, कहां शिकायत कर सकते हैं? अरविंद कुमार जैन जी।
अरविंद कुमार जैन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे तो आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद जबरन काम पर बुलाया जा रहा है स्कूल में। ये निजी संस्थान में टीचर हैं जिन्होंने ये शिकायत की है, तो वो ये पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं, कहां शिकायत कर सकती हूँ? ये तो इसकी शिकायत उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री में करनी चाहिए, कंसर्निंग मिनिस्टर से, कंसर्निंग डायरेक्टर से, कि इस प्रकार का हो रहा है। वहां से डायरेक्टिव इशू हो जाएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बड़ी जगह है दिल्ली, वहां पर तो तुरंत इसको रेजोल्यूशन हो जाएगा समस्या का। जी, फरीदाबाद से अमितेश है, ये पूछ रहे हैं लॉकडाउन में पुलिस पर हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? विजय सोनकर शास्त्री जी। देखिए, सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं और सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अगर जो भी क्राइम हो रहा है उसमें कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है और लंबे समय का जेल भी किया गया है। पर बावजूद इसके ये देखने में आ रहा है पूरे देश भर में कि इस प्रकार की घटनाएं छिटपुट हो रही हैं और बड़ा दुखद ये है कि जो लोग अपनी जान की परवाह न करके लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर इस प्रकार की अटैक क्यों किया जा रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग या कोई इसके पीछे गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार हर जगह, सारी सरकारें इस बात के लिए बहुत विजिलेंट हैं और वो लोग देख भी रहे हैं और इन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, तो उनको समझाने की समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस भाषा में समझाया जाए, ऐसे लोग भी हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। गुरुग्राम से नम्रता सिंह है जो पूछ रही हैं क्या 3 मई के बाद रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी? पीके अग्रवाल जी, ये तीनों जोन्स के बारे में आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, कौन कौन से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी क्या होगी या नहीं होगी? देखिए, एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी तो सभी जोन्स में आवश्यक है और वो रेड जोन में भी ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के बिना तो लोग कैसे अपने घरों में रहेंगे। और जहाँ तक ग्रीन जोन है, आप जानते हैं वहाँ तो सभी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट अलाउड हैं। जैसे कि हमारे 319 ज़िले हैं, मेजॉरिटी जो ज़िले हैं वो तो ग्रीन जोन में हैं और 286 नारंगी ज़िले हैं, तो 130 ज़िले ही हैं रेड जोन है, जिसमें अधिकांश मेट्रोज़ में है। तो मेट्रोज़ में ऑनलाइन डिलीवरी एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। और लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जो सोसाइटी में जहाँ आता है वो ऑनलाइन, तो पहले वो वहाँ रखा जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा, वो गेट पर रख देगा और जिसको लेना है वो पिकअप कर लेगा। इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है, बड़ा साइंटिफिक सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें कोई असुविधा की बात नहीं है। जी, महेंद्र किशोर हैं। के अलावा जो जी, मैं चाह रही हूँ आज ज्यादा से ज्यादा सवाल ले लें। एक और हमारे दर्शक है महेंद्र किशोर, ये पूछ रहे हैं वाराणसी से, लॉकडाउन के बाद से ही मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में हूँ, क्या अभी जो ट्रेन और बस चलाई जा रही हैं उसमें मुझे भी वापस लौटने का मौका मिलेगा? विजय सोनकर शास्त्री जी। देखिए, अवश्य ऐसा मौका मिल सकता है, वो प्रशासन के साथ संपर्क करें। जो सुविधा के लिए जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर संपर्क करें और अपना लोकेशन बताएं, अपना सिचुएशन बताएं। निसंदेह प्रशासन के कठिनाइयों को ध्यान देगा और उनके साथ जो भी सहूलियत दी जा सकती है उसको पूरा किया जाएगा। पर मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि ये ऐसा पीरियड, खासतौर से वाराणसी में ही हूँ इस समय, और ये रेड जोन है, यहाँ पर काफी सीरियस स्थिति होती जा रही है। ऐसे में हमें खुद सहयोग करने की मानसिकता को उसकी तैयारी करनी चाहिए। और मेरा स्वयं बेटा बाहर में है, मैं उसको नहीं बुला सकता हूँ। मैंने खुद ये तय किया, मेरे परिवार के लोगों ने तय किया है, हम ज्वाइंट परिवार है, कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे बाहर हैं वो किन्हीं जो जहाँ है वहीं रहें, उनको लगातार डायरेक्ट जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक किसी तरह की कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि धैर्य और संयम का परिचय अभी भी आपको देना है। कुछ दिन की और बात है और देखिए कई जिलों में हमें वो सुधार भी दिखाई दे रहा है जहां पर अब रियायतें देनी शुरू हो चुकी हैं। तो लॉकडाउन 3.0 में भी नियमों का पालन आप करते रहिए, जिस जोन में है वो पता कीजिए और #AskZ पर अपने सवाल पूछते रहिए। जन संवाद अभियान लगातार हमारी ये कोशिश जारी है, आप इस मंच के जरिए अपने सवाल उठा सकते हैं और एक्सपर्ट्स रोज होते हैं आपके साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जफरुल इस्लाम खान ने बीते 28 अप्रैल को अपनी फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में लिखा था कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों से कर दी तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शिकायत के आधार पर जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ धारा 124A और 153A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं इसी खबर पर और जानकारी लेकर। जितेंद्र शर्मा, किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा, लगातार ये बात कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश और अब ये एफआईआर दर्ज। देखिए हिमांशा, दिल्ली पुलिस ने जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह और जो दो समुदाय हैं उनके बीच में दुश्मनी फैलाने की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया है। देशद्रोह का अपने आप में ही ये बड़ी धारा है, क्योंकि इसलिए कि जफरुल इस्लाम ने जो अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे जो पोस्ट की थी उसमें कहा था कि किस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, और वो भी उस व्यक्ति द्वारा जो कि माइनॉरिटी कमीशन के चीफ की पद पे बैठा हुआ है दिल्ली सरकार के। उस व्यक्ति ने अगर इस तरह की कोई बात कही है तो निस्संदेह ये अपने आप में एक गंभीर बात बनती है, और इसी को लेकर के जब शिकायत दर्ज की गई उसी के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने देशद्रोह और आपस में जो दुश्मनी फैलाने की जो धारा है उसके तहत ये मामला दर्ज किया है। और ये बात भी आपको बता दूं कि काफी संगीन धाराएं हैं, इसके तहत जमानत मिलना मुश्किल होता है, अदालत से ही जमानत मिलती है, और वो भी बेहद अगर पुरजोर तरीके से अगर उसमें पैरवी की जाए तभी उसमें जमानत मिलती है, वरना जमानत नहीं मिलती। और पुलिस किसी भी वक्त जफरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जिस संगीन धारा में ये मामला दर्ज किया गया उसमें पुलिस कभी भी एक्शन उनके खिलाफ ले सकती है। जी हिमांशु। जी जितेंद्र, तो गिरफ्तारी कब होगी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये कौशल कांत मिश्रा है, उनकी शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया है। 30 अप्रैल को पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी। अब पुलिस जो भी उनके खिलाफ जो आरोप है उन सब की जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस का कहना है कि वो सारे जो सबूत हैं उन चीजों को वेरीफाई कर रही है। जो भी शिकायत दर्ज की गई है, जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखा था और जिस तरह से उन्होंने ट्विटर और फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिख करके एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और देश के खिलाफ बातें लिखी, उसको लेकर के पुलिस वेरीफाई कर रही है। और पुलिस समय आने पर उस जफरुल इस्लाम के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इसमें कोई समय सीमा तय नहीं है कि कब गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जो पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के मामला दर्ज करके वेरीफाई कर रही है, और कभी भी हम कह सकते हैं कि कभी भी पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार। देश के संविधान में इन्हें भरोसा नहीं है, और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अब देशद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज और गिरफ्तारी किसी भी वक्त। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर।
प्रस्तुतकर्ता बीको वज्रदंती, दांत गुनगुनाए। प्रायोजक राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। लिंक अटूट पैडलॉक्स, अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। स्पाइडर लॉक्स एंड एक्सेसरीज, 30 सालों का अटूट विश्वास। बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, ओरिजिनल फाउंडर कंपनी DRS ग्रुप। और निरोल वायर्स, केबल, स्विचेस एंड पाइप्स, जो निभाए जीवन भर का साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना पर पत्थरबाजी। आज 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने के बाद सेना का चल रहा था ऑपरेशन। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर देशद्रोह का केस। फेसबुक पोस्ट के जरिए दी थी आपत्तिजनक धमकी। जफरुल इस्लाम ने मुस्लिमों पर अत्याचार के लगाए थे झूठे। और मैं समझता हूं कि कोई भी मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा है। दिल्ली और नोएडा में तैनात CRPF के 2 दिन में 70 जवान कोरोना संक्रमित। 31वीं बटालियन के अब तक 122 जवानों को कोरोना। यूपी के बस्ती में 7 मजदूर कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र से बस्ती लौटे थे सभी मजदूर। यूपी सरकार की बस से महाराष्ट्र से लौटे थे मजदूर। जालंधर के मॉडल टाउन में ASI को कार से कुचलने की कोशिश। ASI को आरोपी ने कार से कुछ दूरी तक घसीटा। आरोपी ड्राइवर और कार के मालिक पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। देश में कोरोना से 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 2293 मरीज संक्रमित। मौत का आंकड़ा बढ़कर 1218 हुआ। देश में मरीज 37,336 हुए। देखो वो लौट आया। वो जिसकी मौत की खबर बन रही थी सुर्खियां। आया हूं लेकर मैं। वो जिसकी पल पल की खबर पर थी अटकलें।